हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग की आ रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपने वो सारे लेक्चर देख रखे होंगे जो मैंने पास में अपलोड कर रखे हैं। खास करके जो मैंने रिकरेंस रिलेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स अपलोड कर रखे हैं वो आपने सारे देख रखे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमारे कुछ रूट सेम होते हैं, कुछ रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर हम एक और ऐसा प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड तो एक रिकरेंस रिलेशन है, बट राइट हैंड साइड हमें एक फंक्शन दिया है जो एफ एन में है। ओके, तो हम देखते हैं कि इस तरीके के रिकरेंस रिलेशन को हम किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इस तरीके के रिकरेंस रिलेशन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड रिकरेंस है उसको मैं ए एन पी मान के रखूँ, और जो राइट हैंड साइड है उसको ए एन एच मान के रखूँ। ओके, तो सॉरी, ये एच है, दिस इज ए एन पी। सो जो मेरा एक जनरलाइज सॉल्यूशन होगा इस रिकरेंस रिलेशन का वो होगा ए एन इज इक्वल टू ए एन ऑफ एच प्लस ए एन ऑफ पी। ओके, तो ये ए एन ऑफ एच क्या है? ये इस साइड जो जनरल सॉल्यूशन होगा हम उसको ए एन ऑफ एच बोलते हैं क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और इस साइड ये एक होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसको हम ए एन ऑफ पी बोलते हैं। आई डोंट नो, मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता यहाँ पे पी का क्या, इसलिए मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगा। सो बट इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं, हम किस इस रिकरेंस रिलेशन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो रिकरेंस रिलेशन है जो कि है ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, हम इसको सॉल्व करेंगे और हम यहाँ से ए एन ऑफ एच निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो हमारा जो ए एन ऑफ एच होगा वो क्या बन जाएगा? ए इंटू थ्री टू द पावर एन। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी हुई है अब इसका मैं एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करूँगा जो कि होगा ए एन ऑफ पी। ओके, तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिया हुआ है? टू माइनस टू एन स्क्वायर। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है एक डिग्री टू वाली। तो और राइट हैंड साइड में क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो कि एन पे डिपेंडेंट है। तो इस साइड क्या आ जाएगा? ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। ये मैं क्या मान के चलूंगा? ये मेरा होगा ए एन। ओके, मैं ए एन को ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि जब ए एन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन करूंगा तो मेरा ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो मैं ए एन को एक जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के रख चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरी ए बी सी और ए बी सी की टर्म्स क्या क्या आने वाली हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा ए एन। एक सेकंड में वापस लिख देता हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे मैं ए एन को क्या मान के चल रहा हूँ? ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों मान के चल रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा एक राइट हैंड साइड में वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो जब मैं ए एन में से थ्री ए एन माइनस वन को सेपरेट करूंगा तो मेरा एक क्वाड्रेटिक टर्म बचनी चाहिए। तो मैं ए एन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मान के चलता हूँ। तो यहाँ से मेरा ए एन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू टू माइनस टू एन स्क्वायर। तो ए एन मैंने क्या ले रखा है? अब जैसे कि मैंने ए को यूज़ कर रखा है तो मैं यहाँ पे अपने कोफिशिएंट्स को कुछ कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स वाई जी ले लेता हूँ, एक्स वाई एन जी। तो जो मेरा ए एन है वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई एन प्लस जेड एन स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एन माइनस वन। क्योंकि जो मेरा थ्री इंटू ए एन माइनस वन में, अब यहाँ पे मैं एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर देता हूँ हर जगह पे, जेड इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू माइनस टू एन स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या, जो भी मेरा एक्सप्रेशन को उसको ओपन आउट करता हूँ और मैं सारी की सारी टर्म्स को कंपेयर करके सारी की सारी मैं तीन इक्वेशन फॉर्म करूंगा। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वाली को मैं इस साइड कांस्टेंट टर्म वाली से कंपेयर करूंगा, यहाँ पे लीनियर वाली को इधर लीनियर वाली से कंपेयर करूंगा यहाँ पे, और ये क्वाड्रेटिक वाली को इधर क्वाड्रेटिक वाली से कंपेयर करूंगा। ओके, तो देखते हैं क्या चीज़ आती है मेरे पास। तो ये क्या है? एक्स प्लस वाई एन प्लस जेड एन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई प्लस जेड एन स्क्वायर माइनस टू जेड एन प्लस जेड। ओके, दैट इज इक्वल टू टू माइनस टू एन स्क्वायर। ये क्या है? एक्स प्लस वाई एन प्लस जेड एन स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई एन प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड एन स्क्वायर प्लस सिक्स जेड एन
और लास्ट टर्म -3z इज इक्वल टू 2 - 2n²। तो मैंने सारी टर्म्स को स्प्लिट आउट कर लिया। मैं यहाँ पे टर्म्स को कंपेयर करूँगा। अब सबसे पहले आप देखना कि मैं जो मेरा क्या कहते हैं, जो मेरी कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर करने वाला हूँ। तो कांस्टेंट टर्म वाली, जिसका मतलब जिसमें n का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो होगा ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। तो यहाँ से क्या आया, x - 3x प्लस 3y माइनस 3z दैट इज इक्वल टू 2। और अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास आएगा 3y माइनस 3z माइनस 2x इज इक्वल टू 2। इसको मैं इक्वेशन 1 नेम दे देता हूँ। अब मैं इस तरीके से जब लीनियर टर्म को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी। तो मैं उन दोनों इक्वेशंस को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। तो लेट्स से अब यहाँ पे ये एक लीनियर टर्म है, ये भी एक लीनियर टर्म है, और ये एक लीनियर टर्म है, और इस साइड लीनियर टर्म 0 है। तो यहाँ से क्या गया, y माइनस 3y प्लस 6z दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो लीनियर टर्म ये आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6z माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इस तरीके से थर्ड इक्वेशन में आप देखो, क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है, z हुआ यहाँ पे एक, और यहाँ पे 3z है। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, z माइनस 3z दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से क्या है कि z की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1 आ गई, z इज इक्वल टू 1। सो z की इक्वेशन 1 आ गई, मेरे z की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। अब मैं z की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 3 आई। अब मैं 3y माइनस 3z माइनस 2x इज इक्वल टू 2 में z और y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। y की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 टाइम्स 3 9 हो गया। z की वैल्यू 1 है तो 3z हो जाएगा मेरे पास 3, और माइनस 2x को मैं -2x लिखता हूँ, तो ये आ गया मेरा 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास x y z की वैल्यू आ गई। तो विच इम्प्लाइज दैट जो मेरा an है, an ऑफ p है, वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। अब ए नहीं था ये, सॉरी, ये मेरे कोफिशिएंट्स एक्स वाई जी थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। दीज आर एक्स वाई एंड जी। एक्स की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो गया। अब वाई की वैल्यू 3 है तो ये मेरा 3n हो गया, और z की वैल्यू मेरी 1 है तो ये हो जाएगा मेरा n स्क्वायर। तो जो मेरा ए एन पी है वो क्या हो गया, 2 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर। तो मेरा जनरलाइज फॉर्मूला होगा जो इस रिकरेंस का, वो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस ए एन एच दैट इज इक्वल टू ए एन। तो जो ए एन पी है वो क्या हो गया मेरा, 2 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर। और जो मेरा ए एन ऑफ एच है वो क्या होगा मेरा, a इंटू 3 टाइम्स 3 टू द पावर n। तो यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ मैं, a इंटू 3 टू द पावर n। अब मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वेशन के यहाँ पे मुझे एक बेस केस दिया है कि जो मेरी a नॉट की वैल्यू मेरी 3 है। तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, मतलब कि a 0 है दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस a। तो यहाँ से जो मेरी a की वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 आ गई। ओके, तो विच इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर n। तो ये मेरा एक जनरलाइज सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाली रिकरेंस रिलेशन का। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का। अब हम इस रिकरेंस रिलेशन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो थोड़ा काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। मैं उसको आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि उसको हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे आता है। तो ए एन माइनस 3 ए एन माइनस 1, मैं इसको एक बार यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, ए एन माइनस 3 ए एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2n स्क्वायर। ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरी रिकरेंस रिलेशन है जहाँ पे बेस केस है मेरा ए नॉट इज इक्वल टू 3। अब आप यहाँ पे देखो कि मैं ए एन माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 को क्या लिखूंगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एन माइनस 1 होल स्क्वायर। सही है, मैंने यहाँ पे n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 इस वाली चीज़ को मैं पूरा रिप्लेस कर दूंगा, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ए एन माइनस 1 माइनस 3 ए एन माइनस
2 दैट इज इक्वल टू ए एन माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस 4n माइनस 2। अब जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था वो रिड्यूस होकर मेरा लीनियर एक्सप्रेशन बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा होमोजीनियस पार्ट है मैं उसको राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा और वापस इस चीज़ को अप्लाई करूँगा, देखता हूँ कि मेरे पास क्या आता है। ये क्या बन गया, ए एन माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 माइनस ए एन प्लस 3 ए एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4n माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, मैं टर्म्स को रीअरेंज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ ए एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4n माइनस 2। अब मैं दोनों साइड में माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो मेरे पास आएगा ए एन माइनस 4 ए एन माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 4n। अब मैं यहाँ पे n की जगह एक और बार -1 पुट करूंगा, सॉरी n की जगह पे n -1 से रिप्लेस करूंगा, तो मेरे पास आएगा ए एन माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस, सॉरी 2 माइनस 4n प्लस 4। ओके, अब मुझे यहाँ पे 2 माइनस 4n की वैल्यू पता है, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू ए एन माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 प्लस 4। अब मैं इस होमोजीनियस पार्ट को वापस लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा और मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, मेरे पास बनेगा ए एन माइनस 1, ओके जस्ट अ मिनट, मैंने, हाँ ये बनेगा ए एन माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 3 माइनस ऑफ ए एन माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब मैं वापस इन सारी टर्म्स को रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए एन, मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरा, ए एन माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 3 माइनस ऑफ ए एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब मैं इन टर्म्स को रीअरेंज करूंगा, देखता हूँ मेरा एक्सप्रेशन क्या बनता है। माइनस ऑफ ए एन सबसे लीडिंग टर्म, उसके बाद होगी -1 एन माइनस 1 वाली टर्म, वो क्या हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को मैंने कंबाइन किया है, और ये हो जाएगा -7 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई करूँगा वापस, तो मेरे पास आएगा ए एन माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 3 इज इक्वल टू -4। अब मैं यहाँ पे n की जगह -1 वापस पुट करूँगा तो मेरे पास एक और एक्सप्रेशन बनेगा, वो क्या होगा, a ऑफ n माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -4, क्योंकि इस साइड तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं n के टर्म्स में। अब मैं यहाँ पे -4 की वैल्यू यहाँ पे पुट सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, a n माइनस 5 टाइम्स ऑफ a n माइनस 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ a n माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू a n माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ a n माइनस 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ a n माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a n माइनस 4। अब मैं इन सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा और एक ये मेरा होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मेरी शायद से डिग्री 4 या डिग्री 5 वाली टर्म बन जाएगी, और इसके मेरे पास बहुत सारे रूट्स आ रहे होंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि जो मेरा ए एन है उसके अंदर 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी ये एक्सप्रेशन बन रहा होगा इसके 4 रूट्स आ रहे होंगे। ओके, तो 4 रूट्स आ रहे होंगे, तो उसके लिए मुझे 4 क्या कहते हैं, इंडक्शन वैल्यूज चाहिए होंगे, मतलब कि ए नॉट की वैल्यू, ए वन की वैल्यू, ए टू की वैल्यू, ए थ्री की वैल्यू। तो उन सबको निकालने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, इस वाली रिकनेस रिलेशन का। तो इससे क्या होगा, जो मेरा सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरे मतलब बहुत सारी जगहों पे मुझसे मिस्टेक होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके इस इक्वेशन का बहुत ईजिली रिकरेंस रिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और किस तरीके से मैंने मतलब ये इन दोनों का मैंने रिकरेंस रिलेशन निकाला, इस वाली लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का, फिर उनको ऐड करके एक जनरलाइज्ड रिकरेंस रिलेशन निकाला। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड
Please subscribe to Vedantu Olympiad School for more upcoming videos. Thank you.